अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैफ 6 ओरिएंटेशन। आज का हमारा पहला सेशन मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पे हमारा रहेगा। आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है एंड इंट्रोडक्शन टू लेक्चरर्स आपको जो पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट में। यू मस्ट बी नोइंग कि आपको 2 लेक्चरर्स इन्वॉल्व होंगे पढ़ाने में एंड देन ओवरऑल अप्रोच जो दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हम दोनों लेक्चर्स यहाँ पे आपके साथ एंगेज होंगे उनमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो ये ओवरऑल आज का एजेंडा रहेगा। और जैसे आपको टाइम टेबल का भी पता है कि इंशाअल्लाह फर्स्ट 3 डेज़ में हम फाइनेंशियल एनालिसिस को पढ़े होंगे, लास्ट 3 डेज़ में हम मैनेजरियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से। ये सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट हम कह सकते हैं एकेडमिक एरियाज़ हैं जिनको लेके बनाया गया है। स्टार्टिंग शायद यहाँ कैप से हो रही है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हमारा एक एरिया है, थ्योरेटिकल एरिया है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इस हमारे सिलेबस में डाला गया है। कुछ स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, आपने QMA स्टैट्स पढ़ी हुई है, कुछ उसका एरिया भी एक चैप्टर इस सब्जेक्ट में डाला गया है। एंड देयर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना, क्या 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 डिफरेंट एरियाज हैं, डिसीजंस हैं, उनको लेके कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये 3 एकेडमिक्स एरियाज हैं जिनको मिला के ये सब्जेक्ट कैप 6 का हमारे लिए बनाया गया है। ये अभी तक इसके 2 एग्जाम्स हो चुके हैं, मार्च 22 एंड ऑटम 23। ये सब्जेक्ट की थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको पीछे से कहाँ से कनेक्ट हो रहा है और आगे कहाँ तक ये आपके साथ चल रहा है। इस सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो आप देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट PRC 5 है। PRC 5 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजरियल एरिया। और कैफ 3 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें आपने कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं जो कि कनेक्ट हो रहे होते हैं आके कैफ 6 में। तो जनाब यहाँ पे PRC 5 में आपने मैनेजरियल का कुछ पोर्शन पढ़ा, कैफ 3 में आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। ये दोनों इसके कुछ इसकी बेस कुछ इसकी बेस से कंबाइन होते हैं कैफ 6 में, जिसमें मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़े हैं। अच्छा, इसके बाद ये सब्जेक्ट फिर अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें जो मैनेजरियल पार्ट है इसका एडवांस पोर्शन आप जाके पढ़ते हैं CFAP 3 में, आपका स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का एरिया है। इसका जो फाइनेंशियल पार्ट है वह पढ़ते हैं जाके CFAP 4 में, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन है। और अगेन ये दोनों कंबाइन होकर फिर MSA 2 में टेस्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेशक एक थ्योरेटिकल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एरियाज हैं, लेकिन जो एक इंटरनेशनल ट्रेंड है कि विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस के जो मैनेजरियल एरिया हैं उनके इन डेप्थ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इन सब्जेक्ट को यहाँ पे भी मिला के पढ़ाया जा रहा है, फिर इंडिविजुअल एरिया में स्पेशलाइज करवाया जा रहा है आपको, फिर दोबारा मिला के आपको कंप्रीहेंसिव केस स्टडीज में टेस्ट किया जा रहा है रियल लाइफ बिजनेसेस में। तो ये दोनों सब्जेक्ट बेशक डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके एप्लीकेशन में जब आता है रियल लाइफ में तो यू हैव टू हैव ग्रिप ऑन बोथ द एरियाज। तो ये जनाब ओवरऑल हमारा स्टेटस है और हम इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं एक ये मैनेजरियल एस्पेक्ट है, इसमें फिर मैनेजरियल पोर्शन है, फिर ये मैनेजरियल है, ये MSA 2 में जाके कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फिर फाइनेंस है, फिर BFD है, फिर MSA 2 में जाके कंबाइन हो रहे हैं। 2 स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं चूंकि यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली हमने हमारे इदारे ने राइज ने पहले भी इस पे हम इसी अंदाज में काम कर रहे थे, अभी इसी अंदाज में है कि 2 टीचर्स, 2 लेक्चरर्स जिनके इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं इसको लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैं अपने साथ में साथी के भी तारुफ करवा दूंगा। अशरफ साहब मेरे साथ ही अवेलेबल हैं। अशरफ साहब के एरिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और IT है। माशाल्लाह 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है, वो आपसे मिलेंगे अपनी तो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, वो खुद अपने डिटेल इंट्रोडक्शन करवाएंगे
तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, इतना सा हिंट दे देता हूँ कि ये अरशद साहब माशाल्लाह इतने सीनियर, मेरा तकरीबन उनसे 18-20 साल का एजुकेशन कैरियर में साथ है, डिफरेंट दौरों में हमने इकट्ठे काम किया हुआ है। और उससे भी बढ़ के जो बात है कि 99 में मैं सर की क्लास में बैठा था एक दफ़ा, एक फ़नी सर पढ़ा रहे थे और मैं एज अ स्टूडेंट उनके सामने क्लास मैंने अटेंड की हुई है। तो माशाल्लाह इज़ वेरी एक्सपीरियंस और बहुत ज़बरदस्त इस एरिया के टीचर हैं। अपना डिटेल तारुफ वो ख़ुद करवाएंगे, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपना करवा के आपको सब्जेक्ट की बात करूंगा और फिर मैं अरशद साहब रिक्वेस्ट करूंगा वो आके जो मैनेजरियल एनालिसिस है उस पर बात कर लें, क्योंकि मेरा एरिया फाइनेंशियल एनालिसिस है। मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर से आपको तारुफ करा दूंगा पेपर का अपना थोड़े से तारुफ के बाद, और फिर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी, उस पर बात करेंगे। ये जी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। 99 में मैंने क्वालिफाई किया था कि PMG के लाहौर ऑफिस से 5 साल में इंडस्ट्री में सर्व किया। उससे बाद में फुल टाइम एजुकेशन सेक्टर में रहा, काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ पार्टनर विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म लुकिंग आफ्टर द ऑडिट डिपार्टमेंट, और ये मेरी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ CMA कोर्सेज। इसके अलावा CA से पहले मैं बहुत ज़्यादा ACCA कोचिंग में इंगेज रहा, उसमें पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मैं डिफरेंट कोचिंग कोर्सेज जो हैं ACCA के डिलीवर करता रहा हूँ। अच्छा जी, क्विकली कमिंग टू द पेपर स्ट्रक्चर कैप 6, ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा कि हमने पेपर को जब पास करना होगा तो पेपर को जितना अच्छा जानेंगे उतनी अच्छी हम तैयारी कर पाएंगे और उसी अंदाज में हम एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा जो कैप 6 का पेपर आता है उसमें 9 से 10 क्वेश्चन हैं टोटल। अभी कभी हमें 9 मिले हैं, कभी 10 भी मिले हैं, तो इसलिए मैंने 9 से 10 में लिखा हुआ है। एक सेक्शन A में हमें MCQs का क्वेश्चन आता है जिसमें 12 से 13 1 से 2 नंबर ईच के MCQs होते हैं। एक क्वेश्चन हमें सेक्शन A में MCQs पे आया, 12 से 13 MCQs और 1 से 2 नंबर ईच। फिर सेक्शन A में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। सेक्शन A के लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये हमारे रिलेट करते हैं मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया से, ये मैनेजरियल एनालिसिस से हैं। जो MCQs हैं ये दोनों हैं, इसमें मैनेजरियल एनालिसिस भी हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों के MCQs हैं। सो सेक्शन A में MCQs में दोनों एरियाज टच होते हैं, सेक्शन A के लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ मैनेजरियल एनालिसिस टच होता है और सेक्शन B में हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी इससे पहले मैं कभी भूल जाऊँ ज़रूरी है कि कैप 6 के पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आपको 2 आंसर शीट्स दी जाती हैं। सेक्शन A के लिए अलहदा होती है, सेक्शन B के लिए अलहदा होती है। तो आपने ये भी ज़रा अभी से मैं बता दूँ, आपने ख्याल रखना होता है, क्योंकि मुझे किसी बच्चे की फ़ीडबैक अभी भी याद है कि जी मैं इस एग्ज़ाम की थी या पिछले की थी, सिर्फ प्रेशर में था तो मैंने कुछ B के सवाल A में कर दिए थे, A के B में कर दिए थे, तो मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैंने ये करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अलर्ट रहना है एग्जामिनेशन हॉल में कि सेक्शन A के लिए अलहदा स्क्रिप्ट होता है, सेक्शन B का स्क्रिप्ट अलहदा होता है। तो ये जनाब हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि पेपर में MCQs भी हैं, 15 नंबर के करीब हमारा MCQ का क्वेश्चन होता है और देन लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन A के जो कि मैनेजरियल एनालिसिस से हैं, देन सेक्शन B के लॉन्ग क्वेश्चन जो फाइनेंशियल एनालिसिस से हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये मार्क्स का ब्रेकअप है जी। हमारे पास 3 अवेलेबल हैं एरियाज़ मार्क्स के लिहाज से कि बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है ICAP की लैंग्वेज में, वो इन दोनों को मिला के हम फाइनेंशियल एनालिसिस कह रहे हैं और इसको हम मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया कह रहे हैं। ठीक है, सो बिजनेस मैनेजमेंट को हम मैनेजरियल एनालिसिस कह रहे हैं, इन दो को हम फाइनेंशियल एनालिसिस कह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने जो हमें ग्रिड दी हुई है उस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन लगभग ट्रेंड जो हमें नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में यहाँ पे 62.5 हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस में 63 हैं और यहाँ पे 55 हैं। अकॉर्डिंगली मैनेजरियल एनालिसिस के नंबर आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 37 से 45 के दरमियान वेरी किया मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन और 55 से 63 के दरमियान वेरी किया मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन। तो हमें जाहिर बात है दोनों एरियाज़ को प्रिपेयर करना है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को मास्टर करके पेपर पास नहीं कर सकते, लेकिन
आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट टर्म में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा हैं मैनेजरियल एनालिसिस के, फाइनेंशियल एनालिसिस के मैनेजरियल एनालिसिस के मुकाबले में 55 to 63 और ये 37 to 45। ये जी हमारे ओवरऑल पेपर में जो मार्क्स टेस्ट होते रहे हैं वो हैं। अब इंडिविजुअल ये 45 हैं, ये किन किन एरियाज़ में डिवाइड हुए हैं उस पर मेरे साथी अशरफ साहब बात करेंगे जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है। मेरा फोकस जो है फाइनेंशियल एनालिसिस, मेरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल एनालिसिस पे एज अ टीचर आपके सेक्शन के साथ, तो मैं आपसे फाइनेंशियल एनालिसिस पे कुछ बात मज़ीद करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या टॉपिक्स हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और कैसे पढ़ना है और कैसे आगे हमने एग्जामिनेशन के लिए इसको प्रिपेयर करना है। मैनेजरियल एनालिसिस के लिए जैसे मैंने कहा, मैं अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो आके आप लोगों को गाइड कर देंगे उसके ऊपर। अच्छा जी, हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का एनालिसिस सारा उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस में इन टोटल 7 टॉपिक्स और 7 ही चैप्टर हमें मिलने वाले हैं किताबों में, ठीक है। 7 टॉपिक्स और 7 ही चैप्टर हमें किताब में मिलेंगे। अभी इन सब को जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअली एक एक पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ मैं इस स्टेज पे हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि इन 7 टॉपिक्स में आप देख सकते हैं MCQs देखें यहाँ पे 1 2 3 4 एरियाज़ यहाँ टच हुए हैं। 1 2 3 एरियाज़ MCQs ये स्प्रिंग में टच हुए हैं और यहाँ पे फिर 1 2 3 4 एरिया टच हो रहे हैं। तो जो चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं कि MCQ में अगेन अभी तक ये ट्रेंड है लेकिन ज़रूरी नहीं ये कंटिन्यू रहे। MCQs में जो एरियाज़ टच हो रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ऐसे ही यही 4 एरियाज़ हैं जो कि एग्जामिनर MCQ में टच कर रहा है तीनों टाइम में। एक में चारों टच हुए में हैं यहाँ पे, इधर इन 4 में से 3 टच हुए में हैं, इधर इन 4 में से 4 के 4 टच हुए में हैं। इसका मतलब बाकी जो 3 एरियाज़ हैं उसको स्पेसिफिकली उसने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मार्क किया हुआ है, उनको MCQ में टच नहीं कर रहा। 1 2 3 ये स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक हमें टच हो रहे हैं, MCQ में टच नहीं हुए। लेकिन मैं आई एम अगेन सेइंग, इसका मतलब ये नहीं कि ये टच नहीं हो सकते, किसी भी टॉप में से 1 नंबर 2 नंबर के MCQ हमें आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि MCQ हमें सवाए स्टैटिस्टिक्स के बाकी एक MCQ ही हमें आया हुआ है हर एरिया में से। तकरीबन ऐसी बात है स्टैटिस्टिक्स का एरिया जहाँ पे MCQs ज़्यादा हैं, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, बाकी 1 2 ये एक्सेप्शन था, 3 मार्क्स हमें नज़र आए। लेकिन MCQs में हम देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगर इसको फर्दर मैं शॉर्ट करूँ, ये क्वेश्चन ये टॉपिक और ये टॉपिक, इन पे ज़्यादा लोड एग्जामिनर थोड़ा डाल रहा है MCQ पे। इसकी वजह यह है कि ये तकरीबन 99% थ्योरी है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पे भी ये 99% थ्योरी का टॉपिक है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखवाने से बेहतर एग्जामिनर इसको MCQ में टेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझ रहा है। और स्टैटिस्टिक्स में चूँकि ये हमारा पूरा स्टैट्स का पेपर नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर ही हमने पढ़ना है, तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, एग्जामिनर को लगता है उनको भी MCQ में पूछ लेना बेहतर है। तो ये जनाब हमारे पास जो एनालिसिस है इसके मुताबिक जो एक और चीज़ आप नोट कर रहे हैं, 7 टॉपिक, हर जगह टेस्टिंग है, हर जगह टेस्टिंग है एक्सेप्ट दिस, सब टेस्टिंग है एक्सेप्ट इस केस में दिस। मतलब 7 एरियाज़ हैं, हर एरिया में से चीज़ मार्क्स आपके टेस्ट हो रहे हैं। एक्सेप्शन कोई एक टॉपिक यहाँ पे ये छोड़ा, वहाँ पे ये छोड़ा, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि एग्जामिनर हर एरिया को टच करेगा। जिसको उसने लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन बी में नहीं लिया उसका MCQ 2-3 के डाल सकता है, ठीक है। कहीं पे MCQ और क्वेश्चन दोनों हैं, वो भी हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक में MCQ भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, MCQ भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ MCQ है, MCQ लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है। तो एग्जामिनर के पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो एक जगह टेस्ट करे, चाहे तो दोनों जगह टेस्ट करे, चाहे तो दोनों जगह ना करे। फ्लेक्सिबिलिटी, और एग्जामिनर ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करता रहेगा। सो नेवर एवर, वैसे तो जनरल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का रूल होता है कभी हम सेलेक्टिव स्टडी में नहीं होते, लेकिन ये एनालिसिस आपसे शेयर करने का सिर्फ यही मकसद होता है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि भाई एक तो हमें पता लग जाए किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, और दूसरा हमें पता लग जाए कि भाई हमारे पास सिलेक्टिव होने का कोई रूम नहीं होता, हम सेलेक्टिव होने के बारे में सोच भी नहीं सकते सी स्टडीज़ में, ठीक है। सो
मार्क्स का वेट भी आपको हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इधर ये 3 एरियाज पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, वही 3 एरियाज लगभग यहाँ पे कॉमन है, 3 में से 2 तो कॉमन है, तीसरे को यहाँ पे उसने स्किप किया हुआ है। तो थोड़ी वेरिएशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेट वेरी करना, एमसीक्यू पे जाना, लॉन्ग क्वेश्चन पे आना, दोनों पे आना, ये फ्लेक्सिबिलिटी एग्जामिनर लेके कैरी करता है और इसको एक्सरसाइज भी करता रहता है। तो यहाँ से हम जो अच्छा सीखते हैं कि हमें कंप्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज चाहिए। और बाय द वे जो ये सीक्वेंस लिखा नज़र आ रहा है, शायद इसी सीक्वेंस में ही हम कवरेज भी कर रहे होंगे, कोई एक आध की वेरिएशन हो तो हो, अदरवाइज हम इसी सीक्वेंस में फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया कवर भी कर रहे होंगे। जैसे हम शुरू करेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो एरिया है इससे, और इंशाअल्लाह ये हमारी जो रेगुलर स्टडीज़ होगी कल से शुरू होंगी। कल जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस हम पढ़ा करेंगे फर्स्ट 3 डेज़ में, और मैनेजरियल एनालिसिस सरशफ पढ़ा करेंगे लास्ट 3 डेज़ में। तो ये जनाब हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है। इसमें सिर्फ मैं एक वर्ड आपसे 2-3 जुमलों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बता के इन सब्जेक्ट्स से, इन एरिया से इसका ताल्लुक जोड़ के आगे हम मूव करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आप में से किसी ने सुना हुआ क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जैसे मैंने बोला 3 एरियाज, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 एकेडमिक एरियाज हैं जो हमारे टेस्ट में होने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में इकट्ठे हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स से आप लोग फेमिलियर हैं, क्यूएम में आप कुछ ना कुछ बल्कि काफ़ी कुछ पढ़ के हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक चैप्टर ही है। मैनेजरियल एनालिसिस पे सर, बिजनेस मैनेजमेंट पे सर बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे के आगे चलना चाहूँगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ सुना है इसके बारे में? व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जी बेटा। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे नाम से इसका जाहिर है फाइनेंस को मैनेज करना, बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में देयर आर डिफरेंट रोल्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वी विल हैव टू परफॉर्म। उनमें से एक बहुत अहम रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है कि हम जिस बिज़नेस के लिए काम करें उस बिज़नेस के फाइनेंसिस को मैनेज करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में जाते हैं जब, तो ग्रेजुअली जिस रोल को, जिस पोजीशन को वो टारगेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक सीनियर लेवल पोजीशन होती है जिसमें लोग अराउंड ऑन एवरेज 35 to 40 की एज को पहुंचते हैं। उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड देन मे बी टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन CEO। तो CFO जब हम बात करते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, तो उसके ज़िम्मे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करना होता है। और वो सारे डिपार्टमेंट वही है जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी, आगे भी R1 पढ़ोगे, R2 पढ़ोगे, R1 R2 और देन फाइनल में भी पढ़ेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, कुछ आगे आप पढ़ेंगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एरिया को ओवरसी करना CFO की जिम्मेदारी है। CFO चूँकि अब सुपरवाइज़र बन गया, वो काम नहीं कर रहा, वो सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शन को सुपरवाइज कर रहा होता है। फिर आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेफरेंस से बात करें तो प्लानिंग एंड बजटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको CFO ने हेड करना है। फिर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल टैक्सेशन को डील करना, तो वो भी CFO ओवरसी कर रहा होता है। और जो एरिया हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी CFO ओवरसी कर रहा होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद किसी इदारे के लिए क्या है कि इदारे को अगर पैसे की ज़रूरत है अपने कारोबार के लिए, तो वो पैसा किन सोर्सेज से अरेंज किया जा सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंस जब हम अरेंज करते हैं किसी भी सोर्स से, उस फाइनेंस की हमें कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो फाइनेंस की कॉस्ट को कैसे मेजर किया जाता है, और एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारी कोशिश रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम फाइनेंस जो अरेंज करें उसकी कॉस्ट कम से कम रहे, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस उतनी बेहतर रहेगी। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम पढ़ते हैं बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, पैसा कारोबार के लिए किन किन सोर्सेज से अरेंज किया जा सकता है, और पैसे की कॉस्ट को कैसे मेजर किया जाता है, और क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम पैसे की कॉस्ट को कम से कम रख सकते हैं।
फिर पैसा जब कारोबार में होता है तो कारोबार में पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात भी होती है। पैसा करंट एसेट में भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस, पैसा कैपिटल एसेट में भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस। करंट एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की टर्म, करंट एसेट्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल पढ़ा हुआ ना, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बट हमें सिर्फ इतना ही मतलब अक्सर को पता होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का असल मतलब क्या है बिजनेस लैंग्वेज में, वो आप में आई कैन बेट किसी एक को भी नहीं पता, लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। ये जब इंशाल्लाह एरिया पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है। सो जब हमारे पास पैसा होता है उसको हम करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो करंट एसेट में पैसे की इन्वेस्टमेंट को कैसे ओवरसी करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कैपिटल एसेट में हमने पैसे की इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेने हैं, हमने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम घी की फैक्ट्री लगाएं या सीमेंट की लगाएं, तो कौन सी ऑप्शन फिजिबल है, कौन सी ऑप्शन बेहतर है, हाउ टू टेक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंस को रेज कहाँ से करना है, हमने डेट लेना चाहिए, हमें इक्विटी से पैसा लेना चाहिए, डेट लें तो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, कहाँ से लें, सस्ता कहाँ से पड़ेगा, करंट एसेट में ये पैसा है इनको इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट में क्या एरियाज़ हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको देख के फैसला करना है, कैपिटल प्रोजेक्ट को शुरू करना है, क्या डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी मदद से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोड़ों अरबों रुपए के जो डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस के, वो कैसे लिए जाते हैं। ये जनाब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू है मेनली। बाकी दो टॉपिक्स को मैं भी नहीं टच करता, वो भी हमारे फाइनेंस से कैसे रिलेट होते हैं उन पे हम बात करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ आपका जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको ABC पता लग जाए कि भाई हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, देखने क्या जा रहे हैं, अगले 4 महीने जो हमने डिस्कस करना है वो ओवरऑल एरिया क्या है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जनाब हमारा थोड़ा सा तारुफ था इस सब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, स्टडी मटेरियल की बात करें जो हम क्लास में यूज़ करेंगे स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल इंशाअल्लाह हमारे कुछ मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस पे काम, कुछ एफर्ट, कुछ अशरफ साहब की मैनेजरियल एनालिसिस पे काविश, उसको हम कंबाइन कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह विद इन दिस वीक वी विल बी एबल टू गेट इट इन द पब्लिश शेप। ये तो मेरे पास पुराने पिछले सेशन की सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस में एफर्ट थी वो पड़ी हुई है, इसको भी अपडेट किया गया है। इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर फाइनेंशियल एनालिसिस के रेफरेंस से बात करूं तो यहाँ पे थ्योरेटिकल नोट्स भी हैं हमारे पास, इसमें MCQs भी शामिल कर दिए गए हैं, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं अक्सर एरिया में क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हमारे नए हैं, लेकिन इनको डिफरेंट बॉडीज़ से जो कि ये सब्जेक्ट्स बाकी बॉडीज़ में ACCA में ICW में तो काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, बेसिक लेवल पे तो इनको हमने वहाँ से उठा के एक अच्छा कोशिश किया क्वेश्चन बैंक डिटेल्ड आपको प्रोवाइड किया जाए, जिसमें MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चैप्टर वाइज शामिल होंगे। सो ये बुक वी होप इंशाअल्लाह अवेलेबल होगी विद इन दिस वीक ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जब तक अवेलेबल नहीं है जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको देख लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल गया शायद, वो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, आपको पता है ना CAF 6 नई स्कीम में जब आया, इससे पहले एक सब्जेक्ट होता था हमारे पास CAF 8, ठीक है, CAF 8 के बेसिकली 2 हिस्से किए गए थे, उसके कुछ बेस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक CMA में डाल दिए गए, और CAF 8 में कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक भी थे, उनको CAF 6 में रिटेन किया गया। तो मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी समझदारी के लिए बता दूँ, याद दहानी के लिए बता दूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो CAF 8 से हमें मिले हैं। जैसे ये टॉपिक हमें CAF 8 से मिला है, ये टॉपिक हमें CAF 8 से मिला है, ये टॉपिक हमें CAF 8 से मिला है। अच्छा, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, ये हमें BFD से इनका बेसिक्स ट्रांसफ़र हुआ है। BFD में भी हमने पढ़ने हैं, बड़ी डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन ये हमें BFD से इनका बेसिक्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो पेपर के स्ट्रक्चर कुछ बनाया ऐसे गया है कि कुछ टॉपिक ऑलरेडी CAF लेवल पे थे, उनको डिफरेंट CAF 8 से निकाल के यहाँ लाया गया। कुछ टॉपिक CAF लेवल पे पहले नहीं थे, उनको CFAP से थोड़ा सा उनका बेसिक नॉलेज लेके इस पेपर में डाला गया फाइनेंशियल एनालिसिस को एरिया बनाने के लिए। स्टैटिस्टिक्स एक इंडिपेंडेंट है, ये आपका शायद अपग्रेड हुआ QM से, थोड़ा समझिए कि QM में जो आपने पढ़ा था उसमें से एक चैप्टर जो है, एक टॉपिक जो है उसको यहाँ पे लाया गया है।
तो ये जनाब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज में हमारे पास जो नोट्स हैं, ऑल्दो इसमें राइटअप भी है, इलस्ट्रेशन भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन आई स्टिल रिकमेंड आपके पास ICAP की टेक्स्ट बुक की आपकी एक्सेस में होनी चाहिए। बाज़ का होता है कुछ एरियाज आपको क्लास में समझ नहीं आए, किताब भी पढ़ी, नोट्स पढ़ी टीचर के, आपको लगता है कि नहीं यार भी कुछ तशनगी रह गई है, तो फिर यू मस्ट हैव दिस बुक। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको थोड़ी सी कमी कोताही गैप नज़र आ रहा है तो उसका वाहिद हल रीडिंग है। रीडिंग उसका सलूशन रहेगा, वो थ्योरी का पेपर है या न्यूमेरिकल का पेपर है। रीडिंग, न्यूमेरिकल में रीडिंग के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी काम करती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में रोल प्ले करता है, लेकिन रीडिंग को हम ये नहीं कह सकते कि रीड किए बगैर हम किसी कॉन्सेप्ट की बेस को पहुंच पाएंगे। रीड किए बगैर किसी कॉन्सेप्ट की बेस को थ्योरेटिकली समझे बगैर हम उसके न्यूमेरिकल चेक कर पाएंगे, ये हमारी खामख्याली रहती है। तो थ्योरेटिकल बेस अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस हमारी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, इसमें मैं ब्रीफली बात करूंगा अब अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस के रेफरेंस से। मैंने अभी आपको थोड़ा सा तवज्जो दिलाई कि आपको तमाम टॉपिक्स को कवर करना है और नोट्स और बेसिक इलस्ट्रेशन से इनको कवर करना है। हम लेक्चर में, मेरा अंदाज भी यही रहेगा, हम हर टॉपिक की पहले बेस डिस्कस किया करेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन से उसको बेस को कंफर्म करेंगे और फिर अल्टीमेटली प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाया करेंगे। लेकिन आपको जो आदत बनानी है, रेगुलर रहिए क्लास में भी और होमवर्क में भी। अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो एक टॉपिक, जैसे मैं इस कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल की बात करूं, ये टॉपिक हमारा कोई 15-16 लेक्चर पे चल रहा है। मे बी आपने बीच में 1 या 2 लेक्चर मिस किए और देयर इज़ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि एक था आपने एक लेक्चर मिस किया, उसमें जो आइटम्स ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली हैं, अगले आने वाले 3-4-5 लेक्चर आपके ज़ाया हो जाएं। एट टाइम पूरा टॉपिक आपका ज़ाया हो जाता है। आज आपने पढ़ा और आप कल रिवाइज़ करके नहीं आए, कल हम आगे चल पड़े, तो आपका पिछला अगर नॉलेज आपके जहन में कंफर्म नहीं है तो आप आगे भी समझने में आपको दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू बी रेगुलर। CA में बाय नाउ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सीनियर सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुप B में आ चुके हैं, यू मस्ट हैव रियलाइज कि ये स्टडीज़ में ऐसा नहीं कि आखिरी महीना डेढ़ पढ़ के आप पास हो सकते हैं। जिस दिन आपकी पहली क्लास शुरू होगी उस दिन आपको समझना है कि अब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन फेज़ में एंटर हुए। ये कोर्स कवरेज फेज़ नहीं होता, ये पहले दिन से ही आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फेज़ होता है, पैरेलल चल रहा होता है, कवरेज भी हो रही है, प्रिपरेशन भी हो रही है। तो उसके लिए जैसे हम इदारा भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है, वीकली टेस्ट आप लोगों के इंशाअल्लाह चलेंगे, असेसमेंट्स आएंगी, मिड टर्म आएंगे और फाइनल मॉक भी आएगा। सो आपको साथ के साथ ये याद कराया जाता है कि भाई आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हो, वो चीज़ें में रखो, उसको ना निकलने देना। ऐसा नहीं कि आप जी, जैसे हम अक्सर एकेडमिक्स में जब हम एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर होता है कि जी साल का कोर्स है, एग्ज़ाम जाके जनाब हमारे अप्रैल में आने हैं, तो जनाब दिसंबर तक हमने क्लासेस शुरू की से मई जून से 6 महीने हम चिल कर लेंगे, आखिरी 2 महीने पढ़ के हम अच्छे ग्रेड ले जाएंगे। यहाँ पे ऐसा सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हम 6 मंथली सिस्टम में चल रहे हैं। 6 मंथली सिस्टम में आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ता है। अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली नहीं पढ़े तो आप बहुत पीछे कहीं रह जाते हैं एग्जामिनेशन लिहाज से। अच्छा, फिर ये जनाब एक ये भी बड़ी अहम बात है कि आपको लेक्चरर, हर लेक्चरर अपने सब्जेक्ट के लिहाज से कोई ना कोई गाइडलाइन बताता रहता है, यू मस्ट फॉलो दैट। हर सब्जेक्ट की अलग गाइडलाइन होगी। मैं फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, मैं उस सब्जेक्ट को सीखने के, समझने के, एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के अलग तरीके बताऊँगा। अशरफ साहब मैनेजरियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, वो उस सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने के, उसको रिवाइज़ करने के, उसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको अलग तरीके बताएंगे। हर लेक्चरर की सब्जेक्ट के लिहाज से उसकी टेक्निक्स अलाइंड होती हैं, आपको उसके मुताबिक ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अक्सर बच्चे हमारे, एक मैं छोटी सी यहाँ पे ज़मीनन बात मेरे ज़हन में आ रही, मैं बता दूँ, अपने सीनियर्स या पीयर्स की एडवाइसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सीनियर्स आपके जो आपसे पहले कोर्स पढ़ के जा चुके हैं, पास कर चुके हैं, मैं ये नहीं कहता वो आपसे सिंसियर नहीं होते, लेकिन आपको जो चीज़ समझनी है वो आपको मशवरा जब दे रहे होते हैं तो उनके पास सिर्फ अपना ज़ाती तजर्बा होता है, एक इंडिविजुअल का तजर्बा है जिसकी बेस पे वो मशवरा दे रहे होते हैं। नीयतन कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन ड्यू टू दिस स्कोप लिमिटेशन कि अपने ज़ाती तजर्बे की बेसिस पे आपको मशवरा दे रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट मे बी मिसलीडिंग फॉर यू।
आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको अपने जो 20 साल टीचिंग कैरियर है और जो हज़ारों बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है उसकी बेस पे आपको मशवरा दूंगा, और उसमें मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो भी शामिल होगा, लेकिन वो फ़िल्टर हो चुका होता है क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस की कहानी तो कुछ ऐसे है। मैं अगर याद करता हूँ ज़माना 99 का, जब मैंने अपनी CA की एग्ज़ाम दिए, फाइनल एग्ज़ाम पास किया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में CA करने वाले बड़े कम लोग होते थे। अब तो माशाल्लाह फिर मिल जाते हैं। तो 99 में जब मैंने CA किया तो KPMG की हिस्ट्री में आई वाज प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड चार्ट अकाउंटेंट जिसने स्टेट अटैम्प्ट में विदाउट फेलियर विद इन आर्टिकल CA कंप्लीट किया था। तो सारे जो उसका साथी थे, कुलीग थे, जूनियर से, वो आए कैसे बताएं नान आपने कैसे पास किया, कैसे पढ़ा, फर्स्ट टाइम में आपने फाइनल मॉड्यूल निकाल लिया। अब जो दोस्त मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, उन्होंने मुझे वार्न किया और मुझे भी वो वार्निंग याद है, दैट वाज वेरी लॉजिकल। उनका यार इनको बताई ना तूने कैसे पढ़ा, क्योंकि हम तो तेरे साथ बैठ के पढ़ रहे थे, हमने तो तुझसे ज़्यादा पढ़ा, तो ये जो सब्जेक्ट थे ये हमारे तो नहीं पास हुए, तेरे पास हो गए, तो तूने इनको बता दिया, हो सकता है ये भी हमारे जैसे ये भी सारे रह जाएंगे, तो इनको अपने तरीके से मेहनत करने देना। तो मुझे उनकी बात बड़ी समझ आई, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, ठीक है, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। मैं अक्सर बच्चे एग्जामिनेशन के पास आके सर मुझे रिवीजन प्लान बता दें, मैं उनको समझाता रहता हूँ बेटा रिवीजन प्लान मैं आपको नहीं दे सकता, आप यूनिक हैं, आपने 4 महीने कैसे गुजारे ये आपको पता है, आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया हुआ, किस सब्जेक्ट में कितनी वीकनेस है ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता। सो यू आर द बेस्ट जज। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस, मॉक परफॉर्मेंस से बता सकता हूँ किस किस एरिया में आप वीक हो। नाउ यू डिसाइड आपको उस एरिया में कितना टाइम देना है। फिर मैंने अगर बात करूँ मेरे फाइनल में ना, बेसिकली सब्जेक्ट थे कौन से जो मैंने पास कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला की मदद से, आसानी से, यही सब्जेक्ट थे जो मैं पढ़ाता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BFD, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहले ये फाइनल में एक अलग सब्जेक्ट होता था जो अब कैफ लेवल पे आ गया, तो ये सब्जेक्ट मेजर थे, एक साथ टैक्सेशन का था। ये दोनों सब्जेक्ट बाय नेचर मेरी मुझे जो अल्लाह ताला ने एक होता है ना, अल्लाह ताला ने हर ज़हन को एक अलग खुसूसियात दी होती हैं। मेरा जहन मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा चलता था, मेरा जहन थ्योरी में अच्छा नहीं चलता था। हम दो दोस्त बैठ के पढ़ते थे, तो मैं अगर चलें अशरफ साहब मेरे साथ CA ने नहीं किया, लेकिन मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, अशरफ साहब और मैं बैठ के 2 सब्जेक्ट CA के पढ़ने बैठे ना, SPM जो CA कर रहा है उसने SPM भी देना है, जो CA कर रहा है उसने BFD भी देनी है। अब मुझे अपना पता है कि मैं BFD का एक चैप्टर से अगर 1 घंटे में तैयार करता हूँ ना, तो SPM का एक चैप्टर तैयार करने में मुझे 4 घंटे चाहिए, क्योंकि मेरी कैपेसिटी, मेरी एप्टीट्यूड डिफरेंट है। लेकिन मैं जितना अशरफ साहब को जानता हूँ बिल्कुल उलट होगा, उनको SPM का चैप्टर तैयार करने में 1 घंटा चाहिए, उनको BFD का चैप्टर तैयार करने में 5 घंटा चाहिए। अब अगर मैं आपका सीनियर हूँ, मुझसे मशवरा मांगो यार MFA, और मैं कहूँ यार इसमें जो ना मैनेजरियल एनालिसिस वो बड़ा मुश्किल आया, उसको तो दिन के 2 घंटे पढ़ी। फाइनेंशियल एनालिसिस यूँ होता है यार, घंटा आप दिन का दे दी काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझसे मशवरा लोगे एज अ सीनियर तो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। अगर आपके सीनियर अशरफ साहब हैं, कुछ बच्चों ने अशरफ साहब से मशवरा लिया, वो कहेंगे अशरफ साहब मैनेजरियल एनालिसिस वो यूँ होता है यार, 1 घंटे में दिन में मैं देता हूँ, तैयार हो जाता है। मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं समझ आता भाई, उससे बड़ा टाइम लगता है। तो बस ये ध्यान रखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा टाइम देना तूने, मैनेजरियल एनालिसिस बस घंटे में भी हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। तो अब 2 इंडिविजुअल्स हैं, सिर्फ अपने ज़ाती तजर्बे के ऊपर मशवरा देंगे तो दोनों का मशवरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब आप पता नहीं किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो, आपके लिए मेरा मशवरा सूटेबल है या इनका मशवरा सूटेबल है। तो सीनियर को ये चीज़ पता नहीं होती, जो आपका कुलीग है, कि भाई हर इंसान यूनिक होता है, वो भी बच्चे हैं ना, एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी विद एक्सपीरियंस नो कि भाई हर बच्चा यूनिक है, किस बच्चे को किस तरह का मशवरा देना और कितना मशवरा देना है। आपने टीचर की गाइडलाइन पर चलना है। सीनियर्स आपके लिए बड़े अच्छे यूज़फुल रिसोर्स होते हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है, सिर्फ इतना कि यार ये इस टॉपिक में दिक्कत है, ये टॉपिक ज़रा समझा देंगे, ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा है, इस सवाल में मुझे हेल्प कर सकते हैं करने में, लेकिन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने पेपर देने चाहिए, ये आपने किसी ने पूछा। जैसे एक बच्चा मुझे पूछ रहा है सर मैंने सीनियर से, मैं 3 पेपर देने का इरादा कर रहा हूँ, मेरे सीनियर मुझे डरा रहे हैं 3 पेपर ना दें। मैंने को सीनियर को ज्वाइन किया हुई कितनी देर होगी CA, पता लगे 4 साल हो गए हैं, कितने पर्चे पास किए हैं, 2 किए हैं। तो मैंने कहा और क्या मशवरा दे सकता है वो बेटा, वो तो एक फेलियर बच्चा है, उससे तो खुद कभी पेपर पास नहीं हुआ, तो आपको डराएगा ही ना वो। तो फिर बात वही आ गई, अपने ज़ाती तजर्बे के ऊपर मशवरा दे रहा है। अब वो बच्चा कैसा है, मशवरा देने वाला वो लाइक है ना लाइक है, मेहनत करता है नहीं करता, आपको तो नहीं पता। उसने आपको मशवरा दिया, आपने कहा जी सीनियर है जिसकी बात मान लो, तो सीनियर आपसे तो ये नहीं कि नीयतन गलत मशवरा दे रहे हैं, दे हैव स्कोप लिमिटेशन, उनके कैपेसिटी लिमिटेशन होती है। सो यू हैव टू फॉलो गाइडलाइन गिवन बाय
द टीचर। और इंशाअल्लाह यहाँ पे आपको जितने भी टीचर्स मिलेंगे जनरली टीचर एक्सपीरियंस ही होते हैं, मैं किसी एक को ये नहीं कह रहा कि फलाना बुरा फलाना अच्छा, जनरली एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ पे मैं अपने बारे में, अशरफ साहब के बारे में कह सकते हैं, हम दोनों को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए 2-2 डेकेड से ऊपर हो गए हैं। अशरफ साहब को तो माशाल्लाह 2.5 डेकेड हो चुके हैं, मुझे भी तकरीबन 2 डेकेड से ऊपर हो चुके हैं इन सब्जेक्ट से डील करते हुए। अच्छा जी, हमारे सब्जेक्ट में रिवीजन बड़ी ज़रूरी होती है जी। रिवीजन मतलब बार बार कॉन्सेप्ट को बेस से पढ़ना। बेशक हमारा मेजर नंबर न्यूमेरिकल में है और प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रैक्टिस। और रिवीजन और प्रैक्टिस का फ़र्क ज़हन में रखना। रिवीजन का मतलब है नोट्स से, बेसिक इलस्ट्रेशन से कॉन्सेप्ट जो सीखे थे उनको दोबारा वहाँ से रिविजिट करना। देन प्रैक्टिस, हर दफ़ा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। कभी भी हम प्रैक्टिस को रिवीजन नहीं समझेंगे। अक्सर मेजॉरिटी बच्चे हमारे इसलिए भी मार खा जाते हैं कि वो प्रैक्टिस को रिवीजन समझते हैं। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रैक्टिस आपकी नोट्स रीडिंग है, बेसिक इलस्ट्रेशन है, और रिवीजन आपकी नोट्स रीडिंग है, बेसिक इलस्ट्रेशन है, और प्रैक्टिस का मतलब अनसीन क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस का मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 दफ़ा करना नहीं होता। एक ही क्वेश्चन को 4 दफ़ा करके आप जवाब कर रहे होते हो। अनसीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो आपने स्किल्स हासिल करनी है उन पे काम नहीं कर रहे होते। एग्जामिनर मार्किंग की और कमेंट्स भी साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिन पे हमें एग्जामिनर की और कमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके आंसर्स के साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा। उसको ज़रूर देखते रहिए कीजिएगा। क्लास में भी हम डिस्कस किया करेंगे आपसे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है, वो आपको बताता रहता है कि क्या क्या जनरल वीकनेसेस हैं स्टूडेंट की, क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं। उन गलतियों से आप सीख सकते हो, बजाय इसके वो गलतियाँ आप खुद करो जाके। एग्जामिनर बता रहा है भी बच्चे जनरली ये गलतियाँ करते हैं, आप वो पढ़ लीजिए और उनसे सीखिए। मार्किंग की जाना इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली मैं अपने रेफरेंस सब्जेक्ट रेफरेंस से बात करूँ तो एक अगर 12 नंबर का 15 नंबर का मैं सवाल आया है तो उस 15 नंबर के सवाल में फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया जी कि घी की फैक्ट्री लगाना हमारे बिज़नेस के लिए फीजिबल है या नहीं, एवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट इन घी फैक्ट्री। अब फाइनल डिसीजन तो यस या नो आना है कि जी घी की फैक्ट्री लगाना फीजिबल है या घी की फैक्ट्री लगाना फीजिबल नहीं है। अब 15 नंबर के सवाल में इस डिसीजन लिखने का 1 नंबर होता है, बाकी 14 नंबर पीछे 8 स्टेप्स में बटे होते हैं। मार्किंग स्कीम आपको ये आइडिया देती है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनको हमने कैसे पिक करना होता है। अच्छा जी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, अनसीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग की को ज़हन में रखें। तो एक सबसे अहम चीज़, मैं सिर्फ एक टेक्निक बता के यहाँ पे आगे चलूँगा, बाकी फिर बातें इंशाअल्लाह रेगुलर क्लास में चलती रहेंगी कि एग्जामिनेशन जब पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं आप, योर टारगेट इज़ टू कंप्लीट द क्वेश्चन विदाउट द हेल्प ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज़ योर टारगेट। बीच में कुछ आपको स्टेप्स नहीं आते होंगे, जो नहीं आते होंगे आप अज्यूम करेंगे, लेकिन सवाल को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद सोल्यूशन को देखेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ हैबिट एंड प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डेवलप। ये आपने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रखना है। हमारी आदत क्या होती है, सवाल पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, जवाब से हेल्प लेते हैं, जवाब पढ़ते हैं, उसको देख के फिर हम आंसर लिख के पेज पे खुश हो जाते हैं। इस आदत को हमने अवॉइड कर देना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जो हमें चीज़ सीखनी है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, जितना समझ आया उसके मुताबिक कर दीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आई उसकी अजम्पशन लेके प्लग इन कीजिए। सवाल को कंप्लीट करना, परफेक्ट करना शुड नॉट बी योर टारगेट। हो जाए बहुत अच्छी बात है, वी वोंट माइंड, लेकिन परफेक्ट नहीं हो रहा तो उससे ज़्यादा हमें कंप्लीट तो कर दो भाई। कंप्लीट करना इक्वली इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन पूरा कर पाते हैं अपने गिवन टाइम में तो आपका स्कोर बहुत अच्छा और आसानी से आप पास हो सकते हैं। ज़्यादा बच्चे हमारे मार खाते हैं जब वो ऐसी चीज़ों में टाइम ज़ाया करते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं कर पाते। ये एक बड़ी की हैबिट है, बुरी आदत है बच्चों की कि किसी एक ट्रीटमेंट पे फंसते हैं और 10-15 मिनट ज़ाया कर देते हैं। वो ट्रीटमेंट 1.5 नंबर की होती है, 1 नंबर की होती है। 1-1.5 नंबर की ट्रीटमेंट आपको नहीं समझ आ रही, अजम्पशन लीजिए, फिगर को खाली छोड़िए, अगली फिगर्स वर्कआउट कीजिए, सवाल कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ के ही आए हुए हो यहाँ पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपसे डिसीजन मेकिंग का सवाल है। उसमें कहा गया जी प्रोडक्ट की प्राइस बताइए 20% मार्जिन के साथ। अब 20% मार्जिन के साथ प्राइस बताने के लिए आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट निकालने के लिए मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सबका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अब जो मटीरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड में से जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी आती है कीजिए, जो नहीं आती उस पर मटी डालिए या अज्यूम कर लीजिए 100 रुपये है और सिर्फ टोटल कॉस्ट पे मार्जिन लगा के प्राइस निकाल के दीजिए। अब हमें पता है कि हमने मटीरियल कॉस्ट अज्यूम की हुई है, प्राइस हमारी ठीक नहीं हो सकती, बट एग्जामिनर प्राइस की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते।
मार्किंग स्कीम पे आपकी तवज्जो इसलिए दिलवाई जा रही है। मार्क्स किस चीज़ की है? मटेरियल की कॉस्ट निकालने के, नहीं निकाली जीरो हो गए। मार्क्स किस चीज़ के हैं? लेबर की कॉस्ट निकालने के, वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने के, फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने के, मार्जिन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के। कॉस्ट बेशक गलत हो, मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपने सही अप्लाई किया ना, तो मार्जिन के कॉन्सेप्ट के नंबर 1 या 2 आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आपने मटेरियल कॉस्ट ही आपको नहीं निकालनी आती और आपने वहीं पे 10-15 मिनट ज़ाया कर दिए और फिर सवाल छोड़ दिया कि भाई इसके बगैर तो प्राइस ही नहीं निकल सकती, तो भाई मार्किंग स्कीम पे तवज्जो इसलिए दिलाई जा रही है कि प्राइस के नंबर नहीं हैं, नंबर मटेरियल के हैं, मटेरियल लेबर के हैं, ओवरहेड के हैं, मार्जिन के हैं, इन चीज़ों का नंबर है। तो जो चीज़ें आती हैं कीजिए, जो नहीं आती उन पे टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। दिस इज़ द की। ये किसी भी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आपकी हाई परफॉर्मेंस की है। बाकी कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है, इस पर मैं मेरे ख्याल में बात करूंगा आपसे, लेकिन इंशाअल्लाह जब मैं कल हम रेगुलर सेशन में आएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को कैसे डील करना चाहिए, मैं इस पर आपसे बात कल कर लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी अशरफ साहब को थोड़ा मौका दूँ ताकि वो मैनेजरियल एनालिसिस के लिहाज से आपसे कुछ डिस्कशन कर लें। अशरफ साहब प्लीज़ आप आ जाइए। बेटे मैं अपनी वर्किंग का आगाज़ इसी स्लाइड से करता हूँ जहाँ से सर ने काफ़ी डिटेल से आपको सारी की सारी मालूमात प्रोवाइड कर दी हैं। बेसिकली आप भी जानते हैं कि जब हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होता है वो हमने आगे जाके अपने प्रोफेशनल लाइफ में सर्व करना होता है। हमारा यहाँ पढ़ने का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि हमने सिर्फ सवाल ही करने हैं और सारी ज़िंदगी हम बैठ के सिर्फ पढ़ते ही रहना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ हमने ट्रेनिंग हासिल करनी है और इस ट्रेनिंग के बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई करनी है। मैं इस वक्त इस डिस्कशन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि ये बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। बहरहाल इस वक्त मैं एक मेन फोकस एक बात पे करूंगा, वो है बिज़नेस। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम रोज़ाना हमारी क्लास चलती रहेगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारी क्लास हुआ करेगी मैनेजरियल फाइनेंशियल की इंशाल्लाह। तो उसमें इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें भी देखते रहेंगे। अपने मैनेजरियल पार्ट को, फाइनेंस का पार्ट फर्स्ट 3 डेज़ में चलता रहेगा। पर जब हम बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं तो बिज़नेस के कुछ बेसिक एरिया है जो प्रैक्टिकली लाइफ में हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हम जब बिज़नेस पे काम कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होता है बिज़नेस प्लानिंग, ऑल ऑफ यू। और बिज़नेस प्लानिंग के साथ साथ जब प्लान करते हैं तो यकीनन बिज़नेस डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। उसी बिज़नेस के साथ उसके बिज़नेस एनालिसिस भी किए जाते हैं, फिर उस बिज़नेस की बाकायदा इवैल्यूएशन भी की जाती है और फिर उसी बिज़नेस के साथ उसी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है। तो ये बच्चे जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड प्लानिंग, ये जो हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, असल में ये हमारी वो प्रैक्टिकल लाइफ है जो हमने असल में परफॉर्म करनी होती है। इसके साथ आपने फाइनेंस पढ़ लिया, आपने ऑडिट पढ़ लिया, आपने टैक्स पढ़ लिया, वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन दीज एरियाज जो आपने अपने सीए की लाइफ में पढ़ना है। लेकिन बच्चे याद रखिए वो टूल हैं। असल कॉन्सेप्ट ये है जिसके लिए आपने पूरी लाइफ में काम करना है। ये सारे के सारे काम करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली 2 चीज़ें होती हैं। वो चाहे किसी भी पोजीशन में काम कर रहा हो, वो सीएफओ के लेवल पे काम कर रहा हो, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीईओ काम कर रहा हो, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीनियर चार्ट अकाउंटेंट काम कर रहा हो, वट एवर जो भी प्लेस अल्लाह ने उसको दी है जहाँ वो काम कर रहा है, उसके पास 2 बड़े एरियाज होते हैं काम करने के लिए। एक एरिया बच्चे उसका है फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल से हमारा डिफरेंस से मुराद क्या है? मेरे फाइनेंस में तो आपके पास टोटल, मैं बहुत लंबा काम यहाँ नहीं करूँगा जी, 4 बड़े एरियाज हैं जिनको आप लर्न कर रहे होते हैं। इनको लर्न करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वाला टारगेट अचीव होना शुरू हो जाए कि आपको बिज़नेस के प्लान्स बनाने आ जाएं, आपको बिज़नेस के डिसीजंस करने आ जाएं, आपको बिज़नेस का एनालिसिस करना आ जाए, आपको बिज़नेस में जो भी रिस्पॉन्स आपके सामने आया उसको इवैल्यूएट करना और फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखना कि वेदर दैट परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट्स और नॉट, और बियॉन्ड द टारगेट्स है या अबव द टारगेट्स है, वट एवर कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आएगा ना बच्चे। तो ये हमारे लिए 4 बड़े एरियाज हैं। एक को हम कहते हैं अकाउंट्स या अकाउंटिंग, दूसरा इटसेल्फ फाइनेंस जिसको ट्रेजरी भी कहते हैं, तीसरा ऑडिट
और चौथा टैक्सेशन। ये 4 चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव फिर भी यही रहेगा। जबकि नॉन फाइनेंशियल पार्ट में जब हम डिस्कस करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल पार्ट में तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ भी चंद एक चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उसे HR कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। एक बात तो बताइए, आप ह्यूमन रिसोर्स से काम लेंगे कैसे? इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब इन योर लाइफ कि आप अपने लोगों से जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे काम लेना। अभी अदनान साहब आपको यहाँ बता रहे थे कि हर इंसान की अपनी नेचर, हर इंसान का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मुमकिन है मेरी नज़र में मैं अगर इस एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे ये फॉर एग्जांपल शायद मुमकिन है 6 नज़र आ रहा हो, अगर किसी दूसरे के एंगल से देख रहा हूँ तो शायद मुझे 9 नज़र आ रहा हो। आप कभी 6 को उल्टा करके देखो तो 9 नज़र आता है ना। तो आप वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं 6 है, मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ 9 है, हालांकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम होता है। द थिंग इज़ दैट कि हर इंसान की अपनी एक परसेप्शन है, हर इंसान के अपने सोचने का एक अंदाज़ है। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पैदा की है इंसानों के मिजाज में, जहाँ ये लेवल है कि आपके हाथों के पोर हैं ये एक दूसरे से नहीं मिलते, तो सोचिए दिमाग और सोच कैसे एक दूसरे के साथ मिल सकती है। इतनी सोचों के साथ चलना, दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जॉब इन योर लाइफ कि हाउ यू विल हैंडल द पीपल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स। काम करने की तरतीब क्या होगी? नो डाउट मैंने फाइनेंस का काम करना है, मैंने अकाउंटिंग का काम करना है, मैंने ऑडिट करना है, कुछ स्टेप तो दिखा रहे होंगे ना आपके कि पहले ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है। उसी के साथ बच्चे हमारे पास आज के दौर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। मुझे कौन सा काम किस टेक्नोलॉजी से करना है। और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, ये मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटेड भी हो सकती है। तो मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, टेक्नोलॉजी को कब खरीदना है, टेक्नोलॉजी से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, कौन सा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू कराना है, कौन सा काम मशीन के थ्रू कराना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी की सारी वर्किंग के अंदर नो डाउट फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस फाइनेंस से ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कराने हैं। ये दोनों बातें बच्चे बताने का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कंसीडर्ड एज मैनेजरियल पार्ट। तो अब आपने अपनी पूरी लाइफ में काम ये वाले करने हैं, लेकिन इन दोनों की मदद के बगैर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ना बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, ना बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, ना बिजनेस परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं, और ना ही परफॉर्मेंस मैयर कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से यहाँ आके चलूँ तो यहाँ आई कैप ने आपके लिए बड़ा खूबसूरत काम वर्किंग यहाँ की थी। जो लोग PRC 5 नहीं करके आए, आई गेस उन्होंने BMBS जरूर पढ़ा होगा जी। कुछ इस रूट से आ रहे हैं, जो कि ये रूट तो अभी मार्च से अप्लाई हुआ है, उससे पहले जो स्टूडेंट पढ़ के आए होंगे डेफिनेटली आप में से तो 90% लोग BMBS भी पढ़ के आए होंगे पीछे। BMBS में मैनेजरियल पार्ट था और मैनेजरियल 100% सिखाई जाती है कि आपको तमाम के तमाम मैनेजरियल एस्पेक्ट्स आपको कवर करवा दिए जाएं। और यहाँ पर जो आपने अकाउंटिंग का एक पार्ट पढ़ा होगा, यहाँ 100% आपने अकाउंटिंग पढ़ ली होगी। लेकिन बच्चे प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम के 2 बड़े पार्ट, MSA 2 और CFAP 3, और ये है असल में आपके बड़े टारगेट जिससे आप इस काम में महारत हासिल कर लेंगे। उस महारत से पहले एग्जामिनर ने आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप इन दोनों को कंबाइन करना सीख लें, क्योंकि ये दोनों काम सेपरेट नहीं है। आप ये कर लें, ये ना करें तब भी मसला हल नहीं होना, और आप ये कर लें और ये ना करें तब भी मसला हल नहीं होना। इसलिए एग्जामिनर ने आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इन दोनों को पैरेलल सीख लें। क्योंकि आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैनेजर को, एग्जामिनर को क्या ज़रूरत थी कि 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को एक जगह कंबाइन करके वो हमें पढ़ा रहा है। तो बज़ाहिर ये एक फटीक लगती है, लेकिन ये एक फटीक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी है कि किस तरह से आपको अलाइन किया जाए उस काम के लिए जिस काम को आपने अपनी पूरी लाइफ में परफॉर्म करना है। तो उस लाइफ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वर्किंग को बेहतर करने के लिए उसने आपको यहाँ पर इस मिड लेवल के ऊपर, ये जो लेवल हमारा है CAF 6 का, यहाँ पर ये 2 चीज़ें सिखाई। लेकिन उसको बच्चे मालूम है कि अभी आप बिल्कुल आगाज़ में हैं, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, आप इन दोनों को इमर्ज करके नहीं पढ़ सकते। तो उसने सेपरेट कर दिया, और सेपरेट में फाइनेंस के जो क्वेश्चन हैं 60% आपके पूरा जो
कैफसिस के अंदर जो आपका एरिया आएगा वो 60% है एज पर द आई कैप ग्रिड, और जो मैनेजेरियल का पार्ट है बच्चे वो कितना है 40। असल में तो ये ग्रिड यूं है 35 to 45%, लेकिन हम सेंटर ऑफ पॉइंट ले लेते हैं इसलिए हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है। ये बेसिकली हमारे पास 40% के नज़दीक, और ऑलमोस्ट आपने भी सर ने आपके सामने ग्रिड रखी भी थी एग्जाम की, उसके मुताबिक 37% आया हुआ है शुरू में, और इस मरतबा 45% आया हुआ है इस मरतबा एग्जाम में जो रीजनल एग्जाम हुआ हमारा सितंबर के अंदर। तो एग्जामिनर ने इसके मुताबिक यहाँ पर वो वर्किंग पर कन्फर्म वही करानी है जैसे उसने बताया हुआ है। लेकिन बच्चे यहाँ से देखिएगा, ये आपका सीधा पेपर MS2 जो बन रहा है, यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया। फाइनेंस कितना हो गया 40% और नॉन फाइनेंशियल 60%। उसकी रीज़न क्या है कि ये काम महदूद हो जाता है, ज़्यादा काम ये है। काम आप फाइनेंस का कर रहे हैं लेकिन किन से ले रहे हैं, HR से। काम आप फाइनेंस का कर रहे हैं, किसके थ्रू परफॉर्म करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप जानते होंगे आजकल के दौर के अंदर अब फाइनेंस आप अपने हाथों से अपने मैनुअल काम बहुत कम करते हैं। आपके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ERPs आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर, वो सारा का सारा काम आपका ऐसे ही परफॉर्म कर देते हैं जैसे कि एक ह्यूमन काम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप एक अकाउंटेंट हैं और आपने ERP का सॉफ्टवेयर बनवाना है, बनाना तो खुद नहीं है ना, वो तो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाना है, तो मुझे बताइए हाउ यू कैन हेल्प दैट एक्सपर्ट पीपल। और अगर आपको ये नहीं पता तो यह बात आपको मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ कि वो आपको इंतहाई लेवल पर डॉज देगा, इसलिए कि उसे पता है कि आपको नहीं पता। लेकिन जब आपको सारा कुछ पता है कि आपको फाइनेंस भी आता है और आपको ये भी मालूम है कि टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन कैसे की जा सकती है, तो आपको आसानी से डॉज नहीं दिया जा सकता। इन्हीं चीज़ों को लर्न करने के लिए ये तमाम के तमाम चीज़ें पार्ट ऑफ सिलेबस बनाई जाती हैं। ये आपका और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं होता, ये बहुत सारे हज़ारों लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो एग्जामिनर्स के साथ शेयर होता है, और फिर एग्जामिनर उसके मुताबिक पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन करता है, इसकी पूरी वर्किंग करता है। तो मैंने आज के दिन में ज़्यादा आपसे इसलिए डिस्कशन नहीं की, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि इस एक कॉन्सेप्ट पे आपसे डिस्कस किया जाए कि हम क्या लर्न करने जा रहे हैं, इसमें क्या लर्न करेंगे, कितना लर्न करेंगे, किस चीज़ की कितनी परसेंटेज होगी, किसकी कितनी वेटेज होगी। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम रोज़ाना इसको ज़रूर डिस्कस किया करेंगे। बट दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ के आप क्या लर्न करेंगे, कैसे लर्न करेंगे और क्यों लर्न करेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। नाउ एक चीज़ सिर्फ मैं और आपके साथ शेयर करूँगा जी। एग्ज़ाम ग्रिड नहीं सर इसमें रखी है आपने, एग्ज़ाम को ग्रिड थी हमारी एक आई कैप की, चलें मैं शेयर कर लूँगा बाद में बच्चों से। ओके जी, जिस तरह सर ने बच्चे आप लोगों को बताया कि आपके कोर्स के जो मेजर पार्ट हैं, मेरे कोर्स के भी कुछ मेजर पार्ट्स ही आपके सामने लिखे हुए हैं। ये किस तरह से पढ़ने हैं ये तो इंशाल्लाह हमारा काम यही है, लेकिन मेरा एरिया ऑफ यानी एक्सप्लेनेशन, एरिया ऑफ स्टडी बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। क्लासरूम में जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा, किसी एक टॉपिक को एक अंदाज से अंडरस्टैंड करके उस पर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप इन एरियाज़ पर कभी भी ग्रिप हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि इसमें आप देखेंगे हर मर्तबा एक नई डायमेंशन होगी, क्योंकि ये थ्योरी है और हम अक्सर कहते हैं थ्योरी एक लिक्विडिटी है, सॉरी लिक्विड है जो किसी भी डायमेंशन में, किसी भी शेप में कहीं भी बह सकता है। तो ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग एक्सपीरियंस, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अपने अलग से मसाइल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी अलग वर्किंग स्टाइल। ये आप जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस किस तरह से किस किस ऑर्गेनाइजेशन में इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है। जो सबसे काम की बात आपको बताने वाली थी कि ये तमाम के तमाम टॉपिक बाकायदा अप्लाइड होंगे। अप्लाइड से मुराद है कि आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन की कोई सिचुएशन रखी जाएगी तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि बताइए इस सिचुएशन के मुताबिक ये थ्योरी किस तरह से हेल्प कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा लंबी तफसील में नहीं जाता, ये सबसे पहला टॉपिक पेस्टल। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट BM BS पढ़ के आए हैं तो उन्होंने पेस्टल पढ़ा होता है।
लेकिन वहाँ के पेस्टल में और यहाँ के पेस्टल में एक छोटा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पर वहाँ पर आपने पढ़ा था पॉलिटिकल एनालिसिस होता क्या है, वहाँ आपने पढ़ा था इकोनॉमिक एनालिसिस होता क्या है, वहाँ पढ़ा था सोशल एनालिसिस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, लीगल एनालिसिस होता क्या है। यहाँ क्या होगा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन केस स्टडी आपको दे दी जाएगी, चाहे वो 10 लाइनों की हो, चाहे 20 लाइनों की हो, चाहे 25 लाइनों की हो, मैक्सिमम 25 लाइन्स की होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, मोस्टली 4, 5, 6 लाइनों की भी हो सकती है। इन लाइंस को पढ़ने के बाद आपने ये फैसला करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट किस तरह से असरअंदाज हो रही है, बजाय कि आप वहां लिखें कि पॉलिटिकल एनालिसिस में ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब ये आंसर नहीं है। अब आंसर ये है कि इस सिचुएशन के मुताबिक आपकी ये जो पॉलिटिकल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी फेवरेबल है और कितनी फेवरेबल नहीं है। यहाँ एक बात आपको अभी बता दूं और उसको अपने पल्ले बांध लें आज के बाद, जब तक आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एग्जाम का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, याद रखिए आपका सवाल का डोमेन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर बच्चे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10-12 साल से, बल्कि मैं बहुत थोड़ा टाइम बता रहा हूँ, कम से कम 20 साल से या 15 साल से पाकिस्तान में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं। गवर्नमेंट हमारे इस एनर्जी को, इस पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसका डेफिसिट है। ज़रा एक बात तो बताइए, इंडस्ट्री जो कि कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, उसके लिए मसाइल है ना बच्चे, इसलिए कि उन्हें वक्त पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, उनकी प्रोडक्शन रुक जाती है, उनका काम रुकता है, उनकी सैलरियाँ चल रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्शन जो है वो 24 आवर नहीं तो कम से कम 14-15 घंटे प्रोडक्शन होती है। फिर कहीं जाके आप अपने यूनिट की कॉस्टिंग करते हैं, उसके साथ साथ अपनी एचआर की कॉस्ट भी है और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन बात तो बताइए, अगर मैं एग्जाम में इसका आंसर दे रहा हूं कि एक इंडस्ट्री है, उसने कंज्यूम करनी है इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही, या गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम है ना? व्हाट अबाउट द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन? मैं कहता हूँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपोर्ट करती है जनरेटर फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसके लिए क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी? फेवरेबल है कि नहीं है? इसके लिए फेवरेबल है, इसलिए कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही इसके जनरेटर बिक रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आपने जब किसी एक ही चीज को अप्लाई करना है तो मुमकिन है वही चीज किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव हो, वही चीज किसी दूसरे के लिए क्या हो, नेगेटिव हो। मैं सर की बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि एक स्टूडेंट ने आपको कहा फाइनेंस बड़ा अच्छा है, दूसरे ने कहा नहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए कि दोनों ने अपने अपने तजर्बे में अलग-अलग वर्किंग की है। समझ लीजिए इन्हीं तजर्बात को आपने यहाँ पर इस पेपर में भी पढ़ना है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। गवर्नमेंट की अप्लाई पॉलिसी क्या है? लोड शेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह। लेकिन बच्चे प्लीज आपने दोनों के बारे में एग्जामिनर को नहीं बताना, आपको जिसका सवाल आया है आपने सिर्फ उसके बारे में बताना है। कोई बात समझ आई बच्चे? इसे कहते हैं एप्लीकेशन। वरना इससे पहले क्या था? पॉलिटिकल पॉलिसी ये होता है, ये पॉलिटिकल पॉलिसी ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, उसमें डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसमें लीगल लॉ होता है, उसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसमें यही पढ़ा हुआ ना पहले आपने। लेकिन अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, रोजाना एक नई सिचुएशन सामने रखेंगे, उस सिचुएशन पे अप्लाई करके देखेंगे कि इस सिचुएशन के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से फायदा हासिल हो रहा है या नुकसान। इसी को कहते हैं एनालिसिस। ऑल ऑफ यू। तो इसी तरह बचे बाकी सब चीज़ें भी इंशाल्लाह, पोर्टरफाई फोर्सेस और फिर ये लाइफ साइकिल एंड सो ऑन, ये बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपना जो पहला लेक्चर होगा हम इसको बड़ी तफसील से, बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से एक एक चीज़ को फोकस करेंगे। तो पढ़ने वाली चीज़ें टोटल कितनी है आप गिन सकते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चीज़ें हैं टोटल पढ़ने के लिए। लेकिन 10 पंजाबी का बस नहीं है, याद रखिए। ये 10 जो है बेसिकली हैविंग मल्टीपल डायमेंशंस विच वी विल लर्न इन दिस क्लास। यहाँ पर आपने हर एंगल से पढ़ना है। लेकिन बच्चे इसके बावजूद कि ये हमारा टॉपिक है, हमने एक सवाल सॉल्व किया, समझ लिया आपको एक टॉपिक, एक एंगल मिल गया, एक और सवाल सॉल्व किया, एक और एंगल मिल गया, एक और सवाल सॉल्व किया, एक और एंगल मिल गया, एक और सवाल सॉल्व किया, एक और एंगल मिल गया। क्या सारी डायमेंशन फुल हो गई? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये देखिए बच्चे, और आप इसको जितना मर्जी चाहें आप बना सकते हैं। यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक होता है थ्योरी का, कि आपको थ्योरी में किसी भी डायमेंशन से कोई भी चीज़ आपके सामने आ सकती है। मैं ये नहीं कहता फाइनेंस आसान होता है, लेकिन फाइनेंस में कम से कम फिर भी आपके पास डोमेन होता है कि फार्मूला वही इस्तेमाल होना होता है उस एक क्वेश्चन के लिए जो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन थ्योरी जो है, हम पंजाबी में कहते हैं वो चीज़ जो बगैर पैंदे के होती है, यानी जिसकी कोई बेस नहीं है।
एक बिल्कुल फुटबॉल की शेप है, आप जिधर टर्न करेंगे वही उसकी बेस है, जहाँ टर्न करेंगे एक नई शेप में आ जाएगा। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। अकाउंट थ्योरी भी इसी तरह से है। इसको बच्चे हमने तजर्बा से सीखना होता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया होता है कि अब जब नई सिचुएशन पे सवाल आएगा तो आई वुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से मैं तो अपने काम का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी बातें फिर करेंगे आपसे। नहीं सर, आपने कोई बात करनी? बस जी 2 मिनट की क्लोजिंग रिमार्क। एक सब्जेक्ट का हमने इंट्रोडक्शन आज ऑब्जेक्टिव था, वो सर ने भी शेयर कर लिया, मैंने भी अपने एरिया बता दिया। बाकी स्टडी शेड्यूल भी आपको बता दिया गया कि हम फर्स्ट 3 डेज़ में हमारा टाइम जो है उसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस और लास्ट 3 डेज़ में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल एनालिसिस। यही 6 डेज़ क्लास हुआ करेंगी और वीकली टेस्ट आपके इंशाअल्लाह फर्स्ट सेकंड वीक से नहीं, थर्ड वीक से सर शुरू होंगे आपके टेस्ट, ताकि कुछ सिलेबस हमारा कवर हो जाए। वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। MFA में हम टेस्ट, क्योंकि 3 डेज़ फाइनेंस 3 डेज़ मैनेजरियल है, तो हम इस तरह कुछ अल्टरनेट प्लान कर लेंगे कि एक वीक फाइनेंस का टेस्ट हुआ करेगा, एक वीक मैनेजरियल का टेस्ट होगा। विल एग्री इन बिटवीन, और आपको बिफोर हैंड सिलेबस आपको बता दिया जाएगा जिस एरिया का आपका टेस्ट हुआ करेगा। और एक और चीज़ जो आपने, कुछ बच्चे तो यहाँ बैठे हुए कुड सी जिन्होंने मुझसे CM में पढ़ी हुई है और अशरफ साहब से जब पढ़ेंगे, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि हम दोनों को खड़े होकर आपको देख लिया होगा, हम दोनों की क्लास में आपको कोई हंसी मजाक नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम बस पढ़ाने आएंगे और पढ़ाने में टेस्ट हुआ करेंगे। तो ये आपके थोड़ा सा दोनों के साथ हम तक चैलेंज रहेगा। और लेकिन दिस चैलेंज अगर आप समझो तो, अदरवाइज़ जैसे सर ने थोड़ी देर पहले एक बात की, मैं उस पर अपनी बात को ख़त्म करूँ। हमारा मकसद आपको सिर्फ, या मेरा मकसद, सर का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम आपको ये पेपर पढ़ाएं और पास यहाँ से करवाएं। दिस इज़ प्राइमरी, आप कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़रूर है इस फोरम पे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो कोशिश रहेगी कि आपको वो प्लेटफॉर्म, वो बेस प्रोवाइड की जाए जिससे आपके आगे जो, जैसे सर का ख्याल है कि SPM में आपको चलने में आसानी और MSA तक आप एक ट्रैक पे चलते रहो। मेरा टारगेट होगा आपको मैं वो बेस दूं जिससे आप BFD में एक सही तरीके से एंटर और आगे MSA 2 में भी जा सको और अल्टीमेटली बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। मतलब मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैफ 6 ज़रूर रहेगा, लेकिन अल्टीमेट एम जिस तरह आपके ज़हन में CA बनना है, मेरे ज़हन में भी अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि आपको उस लेडर तक लेके जाना है। उसके लिए बातें वो करते रहें हम आपसे, उस अंदाज में आपकी ट्रेनिंग करते रहें कि आप उस एक ट्रैक पे सक्सेसफुली चलें, ना कि आपका फोकस सिर्फ कैफ 6 पे ही रहे। आपके जहन में अल्टीमेट टारगेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्टीमेट टारगेट आपके जहन में नहीं है, आपके जहन में शॉर्टर टारगेट्स हैं, सिर्फ शॉर्टर टारगेट्स ज़रूरी हैं, छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन से आप बड़ी मंजिल पे पहुंचते हो, लेकिन अगर बड़ी मंजिल के से आपकी नज़र हट रही हो तो आपके शॉर्टर टारगेट भी आपके लिए अचीवेबल नहीं हो पाते बात का। तो बड़ी मंजिल को भी हम टीचर भी अपने सामने रखेंगे, उसके मुताबिक आपको गाइडेंस, काउंसलिंग और कोचिंग इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों के जहन में कोई सवाल, बिफोर वी मूव आउट, 2-3 मिनट हमारे पास है, अभी हम दोनों ही बोलते रहे, आपसे कोई बात हुई नहीं, तो आपके जहन में कोई सवाल हो मेरे से या अशरफ साहब से, कोई स्टडी मेथडोलॉजी के बारे में, कोई हमारे प्लान के बारे में कोई करना चाहे बच्चा सवाल? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। हमें इस पर थोड़ी सी मैं आपकी बात से पहले मैं कर दूं कि BMBS की बेसिस पे, इफ आई रिकॉल करेक्टली, क्योंकि बात का एकेडमिक की ट्रांजिशन का हमें पता नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता है कि जिन बच्चों ने BMBS पढ़ा था उनको कैफ 6 एग्जाम था। इसके बाद आप सारे लोग जो हैं वो BMBS, कोई भी किसी ने BMBS नहीं पढ़ा जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से I2B कितनों ने नहीं पढ़ा, ये ज़रा बता दें तो क्लियर हो जाएगा। लीजिए सब, अब आपको समझ आ गया। जो मैं पिछले 2 सेशन से जो चैलेंजेस मैं देख रहा था ना, वो आपको नजर आ गया। दिस इज नॉट अ बिग डील। तो मुझे यहाँ सिर्फ आपको बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि ये बेस है जहाँ से आप पढ़ के आए हैं, लेकिन हर टीचर की अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है। मेरा अपना एक वे है पढ़ाने का। मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहा होता हूँ हमेशा 0 लेवल से लेके चलता हूँ। मैं आई डोंट कंसीडर कि जनाब ये जो मेरे सामने क्लास बैठी हुई है ये बहुत ही हाई लेवल पर जानती है। मैं MSc 2 में पढ़ाता हूँ, चूँकि ये सारे सब्जेक्ट मेरे हैं। मैं PRC 5 भी पढ़ाता हूँ, कैफ 6 भी पढ़ाता हूँ और CFAB 3 यानी SPM भी मैं पढ़ाता हूँ, MSc 2 भी पढ़ाता हूँ। मैं MSc 2 के बच्चे नहीं पूछ रहे, मैं उसको भी बिल्कुल 0 की तरह, जैसे उंगली पकड़ के चलते हैं ना, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। इसलिए कि मुझे पता है कि चाहे इसने पढ़ा है, लेकिन इस दौरान एक लॉन्ग जर्नी 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 4 हफ्ते के बाद है, यहाँ तो कल की बात याद नहीं होती। हमारा जो दिमागी लेवल है, हमारे साथ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि पता नहीं कौन कौन सी परेशानियाँ हमारे ऊपर मौजूद हैं इस वक्त हमारे दिल पे, दिमाग पे,
उस परेशानी में सुबह की बात शाम को याद नहीं होती, तो थ्योरी टॉपिक जिसके साथ हमारा कुछ ज़ाती कंसर्न नहीं होता, ये तो हम सब पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे है ना बच्चे। हमें इससे कोई गलत नहीं होती कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, हम कहते हैं जो मर्जी है, दसो पेपर की में पास होना है, हमारा मकसद यही होता है। तो उस मकसद को जैसे ही वो मकसद अचीव होता है उसके बाद उस मकसद को हम एक तरफ फेंक देते हैं। तो मैं आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल फ्रॉम जीरो लेवल, इंसेप्शन लेवल से, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल तक उसकी ज़रूरत होती है मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। इसलिए कि यही मेन टॉपिक आपने अगर BM BS में अगर किसी ने सिर्फ देखे ही है तो ये टॉपिक MS से 2 लेवल पर भी यही टॉपिक है। तो आखिर कोई तो डिफरेंस है ना बच्चे, और वो डिफरेंस क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, कि किसी जगह पर क्वेश्चन बिल्कुल लोअर लेवल पे आया, फिर उससे मीडियम लेवल पे, फिर उससे हाई लेवल पे, फिर वेरी हाई लेवल पे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ MS से 2 से पहले पहले कैप 6 में जितनी डिफ़िकल्टी लेवल रिक्वायर है उतनी डिफ़िकल्टी लेवल पर आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अभी सर ने थोड़ी देर पहले से कहा कि हम ये इस किताब पर जो काविश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर कोशिश मैंने भी की, सर की तो पहले से अवेलेबल है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि सर का तो काम है, वो तो पहले से एक्सपर्टीज़ है, काम किया हुआ है, मैंने अभी तो शुरू किया था पहली मरतबा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि किताब को इस तरह से लिखा जाए कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर का लेक्चर मिस हो जाए, वो टॉपिक वहाँ से जाके पढ़ ले तो उसे टीचर की ज़रूरत पेश ना आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, एज वेल एज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं थ्योरी के, कुछ क्वेश्चन जैसे सर ने बताया कि हमारे पास अदर एरिया से, मेरे पास तो खैर बहुत बड़ा एरिया है, मेरे पास BM BS के क्वेश्चन मौजूद थे, मैंने वो भी ऐड किए हैं। मैंने SPM इससे ऊपर वाला लेवल वो भी दरमियान में ऐड किया है। उसके साथ साथ मेरे पास ACCA, CMAS, ICAW, बेशुमार मेरे पास डोमेन है जहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस लेवल पर रिक्वायर है मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करें। मैंने मैनेजरियल एनालिसिस के ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 के नज़दीक क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, और अगर कोई वाकई मैनेजरियल का 60 लेवल का थ्योरी का क्वेश्चन करके चला जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ जिद से फेल होना चाहिए तो हो सकता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो फेल नहीं हो सकता अल्लाह की रहमत से। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही, कल से इंशाअल्लाह फिर हम थोड़ी सी जैसे मैंने बात की कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे और थोड़ा सा उसका भी मैं टच दे के आपको, तो कल से इंशाअल्लाह हम अपना जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है उस पर हम बात शुरू करेंगे। कोशिश कीजिए बेटा टाइम पे क्लास पाइए, मेरी भी आदत है और सर की भी आदत है, हम दोनों 1-2 मिनट से ज़्यादा शायद ना हो, सर तो बल्कि 2 मिनट पहले आते होते हैं, मैं शायद 2 मिनट कभी लेट हो जाता हूँ, मैं उतना पंक्चुअल नहीं जितने सर हैं। तो ये बस ख्याल कीजिएगा, क्लास में रेगुलर रहिएगा। अगर आप थोड़ा सा अगर क्लास में लेट एंटर होंगे तो जो बात शुरू हो जाती है बात का, फिर आप उसको कैचअप नहीं कर पाते, वो लेक्चर भी नुकसान होता है, टॉपिक का नुकसान भी होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।